घर पे कहा तो पापा आ जाते। पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हाई फाई फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, तो ये प्रॉफिट तो बनाएंगे ही ना। काफ़ी लोग मानते हैं ये जो सरकारी स्कूल है ये तो गवर्नमेंट ऐसे ही समाज सेवा के लिए खोलती है, इसमें तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, इंडिया के लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। कोई भी 1 रुपए इसमें से कमा के अपने घर में नहीं रख सकता, भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ क्यों ही ना दे दें, लेकिन स्कूल से कमाया हुआ जो पैसा है सिर्फ स्कूल में ही यूज़ होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि ये लोग कमाते कैसे हैं, ये लोग टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आए दिन फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पे मजबूर माँ बाप के पैसे को क्यों लूटते हैं। तो ये सारी चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये लोग नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से लूटते हैं उसको समझने में आसानी हो। इंडिया में अगर आपको एक प्राइवेट स्कूल खोलना है तो RTE के एक्ट 2009 के हिसाब से या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें या फिर ट्रस्ट बनाएं, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट एंटिटी डालें। कुल मिलाकर यह है कि सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्कूल चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आज मेरे मन में आया तो मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाल दिया, सारे टीचर्स वगैरह को हायर कर दिया और एडमिशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, जो रूल्स बनाए हैं ये ऑन पेपर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आज के समय में आसानी से टैक्स चोरी करना और ब्लैक मनी को वाइट मनी में करना, दूसरी कंपनीज के टैक्स को घुमाना, मनमानी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट को बच्चों को चेप देना और खूब सारा पैसा लेना, इन सारी चीज़ों का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन चुका है प्राइवेट स्कूल। यही वजह है कि जितने भी नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन हैं, इन सब की पहली पसंद जो है प्राइवेट स्कूल बन गई है। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी। हालांकि आज भी ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है बहुत ही कम है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो MP MLA है ना, ये किसी ना किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी बन रहे हैं और करोड़ों में पैसा भी दे रहे हैं। ये सब टैक्स चोरी करना, ब्लैक को वाइट करना, इन सब चीज़ों से ये लोग मोटा पैसा कमाते हैं। ये देखिए, ये हरियाणा के एक स्कूल का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट ने कितने अच्छे तरीके से क्वालिटी चेक करवाया है अपने एरिया में। ईमानदार आदमी जो होता है अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो हर जगह पे उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। ये देखिए, इतने जगह पे आपको जुगाड़ लगाना होता है एक स्कूल के अप्रूवल करवाने के लिए। अगर आप एक जगह से अप्रूवल करवा लोगे तो दूसरी जगह से बात रुक जाएगी, सीधे तरीके से आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं या फिर आपके पास बहुत पैसा है तो घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा लगा के जब कोई आता है तो वो समाज सेवा करने तो बिल्कुल भी नहीं आता है। जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेके अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एफिलिएशन वगैरह लेके वो स्कूल खोल सकता है। ये जो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं इनके थ्रू स्कूल चलते हैं और जो पैसे बच्चों के फीस वगैरह से आता है उसको आपको स्कूल में बच्चों के भलाई के लिए लगाना होता है। ये जो सोसाइटी बनती है जिससे स्कूल चलते हैं, जिसमें 2 चीज़ों को लेकर क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक तो जो कमाया हुआ पैसा है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, और दूसरा सोसाइटी के अंदर आप अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं रख सकते। इसको लेकर एक अलग से एफिडेविट भी साइन कराया जाता है कि आप लिखित में भी दो ये चीज़, लेकिन पैसे भी कमा के ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं और फैमिली मेंबर्स भी रखते हैं। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ करते कैसे हैं? देखिए, जो प्राइवेट स्कूल का पूरा गेम है इसमें अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि बच्चों के माँ बाप जो पैसा फीस के नाम पे देते हैं उसको ट्रस्टीज अपने पर्सनल अकाउंट में ले लें। जैसे ही आप ट्रस्ट या फिर सोसाइटी दल के स्कूल खोलने के लिए ज़मीन लेने जाते हो तो उसमें टैक्स का मोटा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार की नज़र में तो आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, आप बहुत भलाई, एक समाज सेवा करने जा रहे हो। इसके लिए टैक्स के नाम पर आपको हर एक जगह पे बेनिफिट दिया जाता है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और अगर आपके साथ पावरफुल नेता हो
और सरकार भी आप ही की हो तो ज़मीन जो है वो ट्रस्टीज इधर उधर करके अपने नाम पे भी करवा लेते हैं। इस पूरे गेम में 3 चीज़ होती है, एक स्कूल होता है, दूसरा ट्रस्ट होता है जो स्कूल को चलाता है, और तीसरी जो होती है कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी ट्रस्टीज बनाते हैं सरकार से छुपा के। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार से छुपा के क्यों बनाते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल चलाने में काफ़ी खर्चा होता है, अलग अलग चीज़ खरीदनी होती है जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ों के ठेके स्कूल अलग अलग कंपनियों को देता है, लेकिन ट्रस्टीज यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये सारे ठेके अपनी ही बनाई हुए कंपनी में कराते हैं। और ये जो इनकी कंपनियां होती है ये मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा रेट में स्कूल को सामान देती है, जिसकी वजह से स्कूल तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाता। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं, ये 1 ही 2 साल में बहुत पैसे छाप लेती हैं। यही रीज़न है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से ये जो स्कूल के मिसलेनियस चार्जेस होते हैं फीस स्ट्रक्चर के अंदर, ये माँ बाप के लिए आज भी एक रहस्य है। ठीक इसी तरीके से ट्रस्टीज कैसे स्कूल का पैसा अपनी जेब में लेते हैं, ये एक आम आदमी के लिए रहस्य है। लेकिन आगे इस वीडियो में मैं सारी चीज़ बाहर लेकर आऊँगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है। स्कूल को जब किसी काम के लिए ज़मीन खरीदनी होती है तो ट्रस्टीज उस ज़मीन को अपनी बनाई हुई कंपनी के नाम से लेते हैं और फिर स्कूल के साथ हाई रेट पे लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ये रेट हर साल बढ़ता है। अभी गुवाहाटी में लगभग 250 स्कूल में 7 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी टैक्स में घपला हुआ है। और जब चंडीगढ़ में भी स्कूल के ऊपर रेड पड़ी तो वहाँ पे खुलेआम स्कूल के नाम पे स्कूल के ट्रस्टीज ने लग्जरी कार्स और बड़े बड़े बंगले खरीदे। स्कूल जब चाहे पेरेंट्स का पॉकेट ढीला कर देता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है, उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों की इनकी बनाई हुई कंपनी से ही ड्रेस लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा दुकान है जहाँ पे कस्टमर कब आएगा ये खुद दुकानदार तय करता है। ये तो फिर भी चलो ठीक है, छोटी बात है, ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल तो ब्लैक का वाइट करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों का टैक्स बचा रहे हैं। CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इंडिया के अंदर, उनको अपने प्रॉफिट का 2% डोनेट करना होता है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां 2% का अमाउंट डोनेट करती हैं तो इस 2% के अमाउंट में इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सुनने में तो सिर्फ 2% लग रहा है और लग रहा है कि टैक्स बस बचता है, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट लेकर बैठोगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट निकलेगा, कई 100 करोड़ में निकलेगा ये अमाउंट। इसमें स्कूल के ट्रस्टीज क्या करते हैं, पैसे को डोनेशन के नाम पे कंपनी से ले लेते हैं और उसमें से 10-20% कट रख के बाकी पैसा बैंक डोर से कंपनी को वापस कर देते हैं। इसमें ट्रस्ट का भी फायदा हो जाता है और कंपनी का भी फायदा हो जाता है। इस CSR फंड के लिए कई स्कूल के ट्रस्टी के बीच में होड़ लगी रहती है कि ये जो CSR फंड है ये हमको मिल जाए और किसी और स्कूल को ना मिले। जितना कंपटीशन स्कूल में जो स्टूडेंट के रिजल्ट में होता है उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन इस CSR फंड के लिए होता है। और ये जो स्कूल्स होते हैं अलग अलग ऑफर भी करते हैं कि आप हमारे स्कूल में ट्रस्ट में आप CSR फंड दीजिए, हम आपको अपना कट रख के पैसा लौटा देंगे। और एक स्कूल के ट्रस्ट में पैसा घुमाना बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ बुक्स में दिखाना होता है क्योंकि चेक तो करने कोई आता है नहीं। प्रॉपर रेट नेगोशिएशन होते हैं। CSR फंड के एजेंट्स होते हैं जो नेगोशिएशन करते हैं कि हम 10% कट में करवा देंगे, हम 7% कट में करवा देंगे। मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, क्योंकि बैंक बैलेंस तो 0 रहता ही है। इसलिए वो एक रोटी कम खा लेगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा ताकि जो वो खुद झेल रहा है उसके बच्चों को वो ना झेलना पड़े। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ये लोग जितना कमाते हैं इनका लालच उतना ही बढ़ता है, उतना ही इनका लालच बढ़ता जाता है। स्कूल का बैकबोन होता है टीचर, ये उनको भी एक्सप्लॉइट करता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने CBSE बोर्ड के पास जाता है तो उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट में एक NOC लेनी होती है। वो जब NOC अप्रूव होके आती है तो उसमें लिखा होता है कि आप अपने टीचर को उतना ही पैसा दोगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलता है, उससे 1 भी रुपये कम नहीं दोगे। और उसके बाद जब CBSE एफिलिएशन देता है तो वो भी रिटर्न में लिख के भेजता है कि आप अपने टीचर को स्टेट गवर्नमेंट के टीचर जितना ही पैसा दोगे। ये एक एफिलिएशन लेटर है, इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है
कि एफिलिएशन तो मिल रहा है, लेकिन सैलरी टीचर को आप स्टेट गवर्नमेंट के जितना देनी होगी, उसके बाद भी ये लोग नहीं देते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर जानने वाला है तो उनसे पूछिएगा कि जो आपकी सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर के बराबर है कि नहीं। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचरों को रखते इसी शर्त में है कि आपको ज्वाइनिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरे साल की चेक बुक साइन करके देनी होगी। टीचर्स की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेक बुक यूज करके उनसे पैसा निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि सुनीता शर्मा, जिनकी ऑन पेपर सैलरी 28,500 थी, लेकिन एक्चुअल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिल रहे थे। स्कूल वालों ने बैंक अकाउंट खुलवा के साल भर की चेकबुक साइन करवा ली थी और वो पैसे जो है ट्रस्टीज जो थे वो अपनी जेब में डाल रहे थे। अब आप सोच के देखिए 6,000 में क्या होता है। एक टीचर से ये सुबह से शाम तक काम करवाते हैं, 1 घंटा भी इनको नहीं बचता कि टीचर बैठ के लाइब्रेरी में अपने आप को अपग्रेड कर सके। टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर के स्कूल के काम जिसके लिए एक अलग से स्टाफ हायर करना चाहिए, वो भी ये उसी टीचर से करवाते हैं। और सिर्फ चेकबुक ही नहीं, एटीएम भी यूज करते हैं ये लोग। एक स्कूल के डायरेक्टर को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया था। डायरेक्टर साहब क्या कर रहे थे भाई, दिन में टीचरों के अकाउंट में सैलरी डाल के सबके एटीएम इकट्ठा करते थे और रात को 11 बजे जाके टीचरों के एटीएम से पैसे वापस निकाल रहे थे। ये सारी चीज जो है सीसीटीवी में कैद हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया वहीं पर। और टीचर्स भी मजबूर है क्योंकि अगर वो एटीएम नहीं देंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा और रिलीविंग में भी उन्हें इशू होगी और दूसरी जगह उनको जल्दी जॉब भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल के कई टीचर्स 35-35 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं इनके चंगुल से वो आज़ाद हो जाएं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। आपको लगता है कि स्कैम सिर्फ सरकारी स्कूलों में होते हैं। प्राइवेट स्कूल का जो स्कैम है वो सरकारी स्कूल के स्कैम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और सदियों से चला आ रहा है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मीडिया इसको कवर करने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीचर्स की। सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ झेलते हैं और कुछ इन्हीं के जैसे ही बन जाते हैं और वो ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। जो टीचर्स ट्यूशन वाला मॉडल अपनाते हैं इनका सारा फोकस प्राइवेट ट्यूशन खोलने में आ जाता है। स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं और ट्यूशन में फोकस ज़्यादा करते हैं। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है। अब बच्चे भी क्या करें, मजबूरी रहती है, वो दोनों तरफ से फंसता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं और इधर ट्यूशन टीचर ज़्यादा पैसे ले रहा है, और अगर वो कहीं से सस्ता टीचर का जुगाड़ कर भी लेता है तो उसकी फिर क्लास टीचर से दुश्मनी हो जाएगी और उसको क्लास में अपने दिक्कतें आने लगेंगी। जो चीज़ टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है वो थोड़ी सी देर में ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। स्कूल वालों की नाक के नीचे से ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्कूल वालों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो स्कूल की वजह से कर रहा है और अगर बच्चा खराब कर रहा है तो वो पेरेंट्स की गलती है। बच्चों का दिमाग बहुत शार्प है लेकिन पढ़ता नहीं है। ये लाइन चेप दिया जाता है बच्चों के माँ बाप को और उन्हें घर भेज दिया जाता है। यही सेम जो है मेरे साथ भी हुआ है। जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग में मेरे पेरेंट्स जाते थे और टीचर्स से मिलते थे तो टीचर यही कहते थे कि इसका दिमाग तो बहुत शार्प है पर ये पढ़ता नहीं है। मैं भी खुश हो जाता था लेकिन ये सोचता था कि ये तो कभी मेरे पर ध्यान भी नहीं दिया, हमको अच्छे से जानते भी नहीं है और ये कैसे कह रहे हैं कि बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है पर पढ़ता नहीं है। ये जो है बस एक लाइन है जो पेरेंट्स और बच्चों को दिलासा देने के लिए चेप दिया जाता है। अरे जब बच्चा अच्छा कर रहा है स्कूल की वजह से तो खराब भी स्कूल की वजह से ही करेगा। जैसे ही रिजल्ट आता है सिर्फ एक बच्चा जो टॉपर होता है उनकी फोटो को लगा के स्कूल का गुणगान शुरू हो जाता है। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट को क्यों पब्लिश नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो नवोदय और केंद्र विद्यालय आगे रहते हैं। नवोदय और केंद्र विद्यालय न जाने कितने सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है। 98.93 पासिंग परसेंटेज के साथ नवोदय और केंद्र विद्यालय बेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्कूल के। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसी पर्टिकुलर मॉडल को रेप्लिकेट करके कई सारे ऐसे स्कूल्स बना सकती है ताकि हर किसी के पास सस्ते दामों में एजुकेशन पहुंच जाए। लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो और ये सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए। फीस बढ़ाने के पीछे ये लॉजिक है कि स्कूल चलाने में दिक्कत आ रही है, स्कूल घाटे में जा रहा है तो स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं ताकि स्कूल चलते रहे और बच्चों के भविष्य में फ़र्क ना पड़े। लेकिन कोई भी स्कूल कभी भी अपने आप को फ़ायदे में दिखाना ही नहीं चाहता है और बिना किसी शर्म के ये हर साल फीस बढ़ा देते हैं। 2016 और 17 में दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेक करने के लिए एक ऑडिट कराया
तो आधे से ज़्यादा स्कूल के पास अकाउंट में एक्सेस में पैसा था और कुछ स्कूल ने तो एफडी भी करा कर रखी थी और लॉस दिखा के स्कूल की फीस बढ़ा रही थी। हर साल ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि जो स्कूल प्रॉफिट में हैं वो फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं ये भी कोई छोटे मोटे आदमी तो चला नहीं रहे होते हैं, इन्होंने भी एक भी बात नहीं मानी और धड़ल्ले से फीस बढ़ाई। इसके बाद फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसे रिटायर्ड जज अनिल देव सिंह हेड कर रहे थे। उन्होंने 95 स्कूल्स की जांच की और उनमें से 54 स्कूल को ये कहा कि पेरेंट्स की फीस को वापस कर दीजिए। ये ऑर्डर उन्होंने दिया। अब कायदे में तो जो ऑर्डर हुए थे उनको फॉलो करना चाहिए था और फीस लौटा देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं होता है। दिल्ली की डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें ये पता चला कि सिर्फ 5 ही स्कूल्स ने फीस लौटाई है। स्कूल के टाइम पे तो बच्चों की क्लासेस चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे लाइब्रेरी का यूज़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और स्कूल आवर्स के बाद या फिर वीकेंड पे कोई भी स्कूल जो है वो लाइब्रेरी अलाउ ही नहीं करता। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक्स रखी गई हैं और आगे कोई भी बुक ऐड ही नहीं की गई है और उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ाई, लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे हर साल फीस बढ़ाई जाती है, हर महीने फीस ले जाती है। स्कूल की यूनिफॉर्म से जो पैसे बनाने का ये गेम है ये ऑल ओवर इंडिया के प्राइवेट स्कूल खेल रहे हैं। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में अमृतसर के स्कूल में साल में शुरू में यूनिफॉर्म में छोटे मोटे चेंज कर दिए गए जिससे बच्चों को नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़े और साथ में ही पेरेंट्स को एक दुकान भी बता दी जहां से उस यूनिफॉर्म को खरीदना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये लोग हर थोड़े दिन में कलर डिज़ाइन बदलते ही रहते हैं। यूनिफॉर्म का जो एक सेट होता है वो 1500 से 2000 का पड़ता है और क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास रहती है, 200 के लायक भी नहीं। फिर सर्दी आते ही विंटर की यूनिफॉर्म आ जाती है और ये स्कूल वाले इतने गिर जाते हैं कि बच्चा ठंड से मर जाए। ठीक है, ये उनको मंजूर है कि बच्चा ठंड से मर जाए, पर स्कूल के ब्लेजर के अलावा कोई और स्वेटर या जैकेट नहीं पहन सकता है। भले ही बच्चे को ठंड लग जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है और इनके स्कूल के जो जैकेट कोट और स्वेटर्स होते हैं इतने थर्ड क्वालिटी के होते हैं कि ठंड रोक ही नहीं सकते। और हाँ, इनके ब्लेजर्स के दाम आसमान छूते हैं और कुछ महीने बाद ही नया सेशन शुरू हो जाता है जिसमें फिर से यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। हर स्कूल में नहीं पर कई स्कूल में यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर NCERT का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया, लेकिन जानबूझकर उसको नहीं पढ़ाते हैं बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशंस के साथ हाथ मिलाकर महंगी से महंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनका जेब खाली होता रहे। USA में जब एक बच्चा पास होकर आगे की क्लास में जाता है तो उसी बुक से उससे जो जूनियर बच्चा होता है वो पढ़ लेता है, जो कि एक डेवलप्ड देश है। लेकिन इंडिया में स्कूल जो है वो बुक्स में छोटे मोटे बदलाव करके जानबूझ के हर साल पैसा खर्च करवाते हैं पेरेंट्स का। ये चीज़ मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैं एक ICSE बोर्ड से था और मैं ओल्ड बुक्स अरेंज करता था अपने सीनियर से, पर स्कूल वाले हल्के फुल्के चेंज करवा देते थे और बुक्स हमें मजबूर किया जाता था कि हम नया बुक्स खरीदें। हमें हमेशा मजबूर किया जाता था कि हम लोग एक नया बुक खरीदें। हमको पुराने बुक से वो लोग पढ़ने ही नहीं देते थे। 60% जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जब सर्वे किया गया तो उन्होंने यह बताया कि उनको मजबूर किया जाता है कि स्पेसिफिक पब्लिशर्स के यहाँ से बुक खरीदने के लिए और नई नई बुक्स खरीदने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। क्लासेस में डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग का रट्टा लगवाया जाता है, फिर अपने फ़ायदे के लिए न जाने कितने पेड़ों की बलि चढ़वा देते हैं, उसी से ना बुक्स बनता है। साल 2022 में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को बीच में घुसना पड़ा। गवर्नमेंट ने 2022 में आदेश जारी किया कि स्कूल वाले किसी एक दुकान से पेरेंट्स को कॉस्टली बुक खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। वो 3 साल तक स्कूल की यूनिफॉर्म का डिज़ाइन, कलर या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस ऑर्डर के हिसाब से स्कूल्स को अपनी वेबसाइट पे कम से कम 5 दुकानों का नाम और एड्रेस बताने होंगे जहां पर बुक्स अवेलेबल हैं और पेरेंट्स वहां पर जाके मोल भाव करके अपनी मर्जी से कहीं से भी बुक्स खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी फॉलो नहीं हुआ। इनका बस चले तो ये टॉयलेट यूज़ करने पर भी अलग से फीस लगा दें। हर चीज़ आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज़ आपको स्कूल से लेनी है। बस एक चीज़ आप बाहर से ले सकते हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है उसके पास एनुअल फंक्शन करवाने तक के पैसे नहीं हैं।
एनुअल फंक्शन करवाने के नाम पे ये लोग पेरेंट्स को लूटना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा में सारे पेरेंट्स मिलकर कोर्ट चले गए थे कि स्कूल ने जब एक बार एडमिशन फीस ले लिया तो हर साल क्यों ले रहा है। हाई कोर्ट ने इस केस को FFRC को रिफर किया और पेरेंट्स केस जीत भी गए, लेकिन स्कूल्स ने क्या किया, स्कूल ने एडमिशन फीस का नाम बदल के एनुअल फीस कर दिया और जब उस पर भी ऑब्जेक्शन होने लगा तो मंथली अलग अलग नाम से फीस लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स और यहाँ तक कि जनरेटर का भी अलग से फीस लेते हैं। और गर्मियों में चलाते नहीं हैं वो अलग की बात है। बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं और ये जनरेटर 5 मिनट चला देते हैं और जनरेटर फीस भी लेते हैं। न जाने क्या क्या ऐसा कोई भी फैंसी नाम बनाकर पेरेंट्स की जेब कुतरना शुरू कर देते हैं और मजबूर बाप माँ कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेकर आई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। पर ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरा बच्चा करने के बारे में सोच ही नहीं पाता है। कोरोना के टाइम पर 14 स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके बोला था कि प्राइवेट स्कूल को इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी फीस नहीं बढ़ानी है, लेकिन देश भर के जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने इस बात को माना नहीं और पेरेंट्स से फीस बढ़ा कर ली। कोविड के टाइम पर फीस ना भरने पर 35% स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस बंद कर दिया गया था। जब आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो तो उस टाइम पे कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट, इन सब के पैसे लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी पैसे लिए गए और जिन लोगों ने नहीं दिए उनका एक्सेस बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के पैसे काटे गए और उन्हें पूरी सैलरी भी नहीं दी गई। बच्चों की फीस पूरे लिए गए, लेकिन टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं दी गई। कश्मीर में एक टीचर को इसलिए सैलरी नहीं दी गई क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी और स्कूल नहीं आ पाई थी। और जब वो लेबर कमीशन ऑफिस पहुंची तो वहाँ पे ये बताया गया कि वो लेबर कैटेगरी के लिस्ट में आती ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी RTI के बारे में, ऑडिट और इंस्पेक्शन, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, प्राइवेट स्कूल्स के फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के एडमिशन लेना, रिजर्व सीट्स को हथियाना और भी कई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा ताकि जो ये लोग हैं ये इन प्राइवेट स्कूल्स के स्कैम्स को जान पाएँ। धन्यवाद।